Student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, your chapter staffing is continue. This chapter today I am going to discuss about the staffing process. Following are the steps involved in the staffing process. First, estimating manpower requirements. सबसे पहले जो स्टाफिंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप होता है वो स्टेप ये होता है कि हम सबसे पहले अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं. इट इज़ कॉल्ड आल्सो मैन पावर प्लानिंग और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. इसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. जब हम अपने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वहीं से उसके बाद से स्टाफिंग प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप चालू होता है. इट इज कंसर्न विद फॉरकास्टिंग एंड डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन नियर फ्यूचर. टाइप रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा टू बी processed by the employees. The manpower requirement of an organization are estimated keeping in mind its present activities and future plans like production schedule, demand forecast, market trends. While assessing the type of manpower required, organization should also make policy to appoint women, people from backward classes or minority etc. तो जो ये एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का जो फर्स्ट स्टेप होता है स्टाफिंग का, वो हम एस्टिमेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हमारे किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसमें कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है और उसमें किस किस क्वालिफिकेशन के पर्सन की ज़रूरत है, स्किल्स की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है. और उस बदलते हुए सिचुएशन में जिसमें डिमांड फॉरकास्ट, डिमांड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या फिर मार्केट ट्रेंड अगर चेंज हो रहे हैं, तो ये ऐसे हम ह्यूमन पावर की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करके और उसकी पोस्टिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं. मैन पावर नीड्स इन्वॉल्व टू काइंड्स ऑफ एनालिसिस. हम दो तरह से मैन पावर की रिक्वायरमेंट की एनालिसिस करते हैं. पहला वर्कलोड एनालिसिस कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितना वर्कलोड है, उसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करते हैं ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट की. इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब एंड टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. तो ये वर्कलोड कितना है और उसके लिए कितने ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी. सेकेंड जो बेसिस होता है एनालिसिस का वो होता है वर्कफोर्स एनालिसिस. कितने वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है. इट एस्टिमेट्स नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और एम्प्लॉयज अवेलेबल सो दैट इट मे नोन वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज अंडर स्टाफ्ड, ओवर स्टाफ्ड और ऑप्टिमली स्टाफ्ड. वर्कफोर्स एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास कितने स्टाफ है. ऐसा तो नहीं कि हम ह्यूमन रिसोर्स को, हम रिक्वायरमेंट को हम या फिर हम स्टाफिंग कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारा वर्कफोर्स जो है ओवर स्टाफ हो जाए. ओवर स्टाफ मतलब कि पहले से स्टाफ है हमारे पास, वर्कफोर्स है पहले से, मैन फोर्स है पहले से, और उससे ज़्यादा स्टाफ हो जाए, ओवर स्टाफ हो जाए. दूसरी चीज़ एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास अंडर स्टाफ का कंडीशन तो नहीं है, मतलब हमारे पास जो स्टाफ है वो काफ़ी कम है, वो भी देखा जाता है. ऐसा नहीं कि ऑप्टिमली स्टाफ इतने अधिक स्टाफ हो जाए कि उसमें लेस वर्क और मोर प्ले का कंडीशन आ जाए. फॉर एग्जाम्पल द वर्कलोड एनालिसिस ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ GD गोयनका स्कूल इंडिकेट्स दैट द डिपार्टमेंट रिक्वायर्स. देखिए ये जो एग्जाम्पल है इसी बेस से आपके केस स्टडी भी आएंगे, इसलिए मैंने इसके साथ ये एग्जाम्पल ऐड किया है. तो आप लोग इसको सीरियसली आप इसको पढ़ेंगे. द वर्कलोड एनालिसिस ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ GD गोयनका स्कूल इंडिकेट्स दैट द डिपार्टमेंट रिक्वायर्स 4 टीचर्स टू टीच बिजनेस स्टडी and accountancy
and workforce analysis shows that there are the 3 teachers available in the departments. This analysis will help the principal to plan and appoint one more teacher so that there is no disruption in the teaching process. तो इसमें जो एनालिसिस किया गया वो उसमें कहा कि 4 टीचर की रिक्वायरमेंट है जीडी गवर्नमेंट का स्कूल में कॉमर्स डिपार्टमेंट पे। बाद में ये एनालिसिस किया गया, पता चला कि पहले से 3 टीचर हैं ऑलरेडी, यानी कि हमको सिर्फ एक ही टीचर की रिक्वायरमेंट, एक और अधिक टीचर की रिक्वायरमेंट होगी और उसका अपॉइंटमेंट प्रिंसिपल को क्या करेगा, प्रिंसिपल इस वर्कफोर्स एनालिसिस से वो क्या करेगा, प्रिंसिपल आइडेंटिफाई कर लेगा कि उसे कितने टीचर की रिक्वायरमेंट है और कितने टीचर को उसको अपॉइंटमेंट करना है। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट आफ्टर डिटरमाइनिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट द नेक्स्ट स्टेप इज रिक्रूटमेंट। जब हम मैन पावर की एनालिसिस कर लेते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट की एनालिसिस कर लेते हैं, तो जो सेकंड स्टेप होता है हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसमें रिक्रूटमेंट स्टार्ट बिफोर सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग और encouraging them to apply for job in the organization। रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो सिलेक्शन से पहले का प्रोसेस है। सिलेक्शन होना, रिक्रूटमेंट का मतलब सिलेक्शन नहीं हो जाना होता है। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि सिलेक्शन की प्रक्रिया की शुरुआत, सिलेक्शन का प्रोसेस का शुरुआत। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन का, ठीक है। तो ये सिलेक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें हम ऐसे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज का सर्चिंग करते हैं। मीन्स कैसे सर्च करेंगे, उसके ढेरों सारे प्रोसीजर हैं। आप एडवर्टाइजमेंट देंगे, वैकेंसी आउट करेंगे, वैकेंसी में आपको एप्लीकेशन रिसीव होंगे, एप्लीकेशन में आप उनके क्वालिफिकेशन स्किल्स के अकॉर्डिंग उसका आप शॉर्टिंग करेंगे, फिर उसका रिटन एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करेंगे, इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसका सिलेक्शन लेंगे, फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ये सब सारी चीज़ें आपके इस सिलेक्शन प्रोसीजर में आती हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। द मेन objective aim of requirement is to create a pool of prospective job, indicates the higher the number of people who apply for job, the whether will be the possibility। तो जब वैकेंसी आउट करते हैं तो हमको अगर 10 वैकेंसी की ज़रूरत है, 10% की ज़रूरत है, तो 100 एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव होते हैं। यानी कि हमको 100 में से 10 एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है, 10% को अपॉइंट करना है। तो हमको उस प्रक्रिया को कई स्टेप से उसको गुजरना होगा। जैसे एप्लीकेशन में कुछ लोग शॉर्टिंग हो जाएंगे, कुछ लोग छट जाएंगे। नेक्स्ट हम रिटन एग्ज़ाम लेते हैं तो कुछ लोग छट जाएंगे, फिर कुछ आपके इंटरव्यू है उसमें छट जाएंगे, ऐसे स्किल्स टेस्ट है उसमें छट जाएंगे। बाकी तो उसके बाद से आपको 10 जो रिक्वायरमेंट है आपको ह्यूमन रिसोर्स की, उसको आप अपॉइंट कर लेंगे। नेक्स्ट असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी, choosing the most suitable sources and inviting application from the prospective candidates for the vacancies. For example, the principal may choose the post of business study teacher in the leading newspaper school website, or may spread the word around so that other teachers may recommend the name of some teachers whom they know। Selection, अब ये रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर, रिक्रूटमेंट का स्टेप था। सिलेक्शन का प्रोसीजर में, सिलेक्शन बीइंग वेयर रिक्रूटमेंट इंड्स, रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर में मैंने बताया कि वैकेंसी आउट की जाती है और एप्लीकेशन रिसीव हो जाते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है वेयर रिक्रूटमेंट इन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमॉन्ग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर ए जॉब। अब उसमें से ढेरों सारे जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स होते हैं उसमें से हम चूज करते हैं। मेनी स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्शन, ढेरों सारे स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं। दीज स्टेप्स ऑफ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग,
selection, employment test, employment selection interview, reference and background checks, selection, decisions, medical examination, job offer and contract of employee. The candidates who best meet the needs of vacant job are selected. तो जो ये सिलेक्शन प्रोसीजर होता है उसमें हम क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं या उसको सिलेक्शन कर सकते हैं, सिलेक्शन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, उसका एग्ज़ाम लेते हैं, रिटन टेस्ट लेते हैं, फिर उसका इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, मतलब उसका एड्रेस, उसका बैकग्राउंड, इसके पहले वो किस कंपनी में रहा है, उसका उस कंपनी में उसका क्या वर्क रहा है, उस कंपनी में उसका क्या कैरेक्टर रहा है, इस तरह की चीज़ें उसके बैकग्राउंड को चेक करते हैं, सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं। सिलेक्शन डिसीजन पे बाद से हम उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं कि उसमें किसी तरह की बीमारी ना हो, इस तरह का। फिर उसको जॉब ऑफर करते, जॉब ऑफर मतलब उसको सैलरी, कितना सैलरी देना है, कितना सैलरी उसको चाहिए। फिर जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो उसको उस पर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाते हैं। द कैंडिडेट हु इज द बेस्ट मीट ऑफ नीड्स द वैकेंट जॉब अरेंजमेंट, जो भी वो उस जॉब के लिए सुटेबल होगा उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस सर्व टू इम्पॉर्टेंट पर्पज। दो पर्पज से हम सिलेक्शन प्रोसेस को करते हैं। पहला, इट इंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट द बेस्ट अमॉन्ग द अवेलेबल। सेकेंड है, इट इनहेंसेस द सेल्फ स्टीम एंड प्रेस्टीज ऑफ दिस सेलेक्टेड। मतलब कि पहला ये कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन सब में एक बेस्ट पीपल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, बेस्ट पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं, बेस्ट एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, उसका जो सिलेक्शन हुआ है उसके बेस्ट परफॉर्मेंस के बेस पे हुआ, उसके प्रेस्टीज के बेस पे हुआ। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, वंस द पोस्ट ऑफ द बिजनेस स्टडी टीचर्स इज एडवर्टाइज। सबसे पहले क्या हुआ कि हम बिजनेस स्टडी टीचर के लिए क्या किए, एडवर्टाइज किए, विज्ञापन दिए। द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट विल रिसीव नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फॉर दिस पोस्ट। इस पोस्ट के लिए ढेरों सारे एप्लीकेशंस रिसीव हुए। The head of commerce departments may select the best resume and call the selected candidates for interview। और जो कॉमर्स डिपार्टमेंट का हेड है वो उस सारे रिज्यूम्स में से जो बेस्ट कैंडिडेट होगा उसको वो इंटरव्यू के लिए क्या करेगा, कॉल कर सकता है। द शॉर्ट लिस्टेड टीचर्स मे बी आस्क्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर टीचिंग स्किल्स सो दैट द बेस्ट अवेलेबल टीचर इज सेलेक्टेड। इसके बाद से उनको बुलाया जाता है और उनको डिमॉन्स्ट्रेशन क्लास के लिए, डेमो क्लास के लिए बुलाया जाता है। टीचर आते हैं, डेमो क्लास देते हैं। अगर स्टूडेंट उसको लाइक करते हैं, उनके टीचिंग स्किल्स को लाइक करते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, सेलेक्ट कर लिया जाता है। आई एम श्योर दैट यू ऑल मोस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड एंड एंजॉय द डेमो लेसन्स ड्यूरिंग योर स्कूल टाइम। और ये स्कूल टाइम में ही ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन और इंडक्शन। प्लेसमेंट refers to the employee occupying the position or post for which the fourth person has been selected। प्लेसमेंट का मतलब कि जिस एम्प्लॉय को आपने सेलेक्ट किया है, उसको जिस पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया है उस पोजीशन पर उसको इस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट, पर्सन हैज बीन सेलेक्टेड। ओरिएंटेशन refers to the process of introducing the newly selected employees with their superiors, subordinate and colleagues and familiarizing them with the rules and policies of the organization। For example, once the selection process is over and the teacher is selected, the principal may introduce him or her to entire staff and the head of the department introduces him or her to the student, show him or her around the school, gives him or her all the departments important documents, information and instruction related to the job assigned to him or her। इसमें एग्जाम्पल के लिए
ये जो प्लेसमेंट का प्रोसीजर है, सबसे पहले उनका सिलेक्शन प्रोसेस जब ओवर हो जाता है तो जो टीचर सेलेक्ट होता है, प्रिंसिपल उसको उस डिपार्टमेंट के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है, अपने जो टीचर्स स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, उसके साथ उसको इंट्रोड्यूस करवाता है। और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं वो क्लास में स्टूडेंट के साथ उस न्यू टीचर को, जो सिलेक्शन हुआ है, उस न्यू टीचर को क्लास में इंट्रोड्यूस करते हैं। और बाकी के जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उस जॉब से रिलेटेड, वो उनसे सबमिट कराया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग कैन बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ विच एटीट्यूड, स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब और इम्प्रूव। देखिए, ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की प्रोसेस जो होते हैं, वो जो स्किल्स होते हैं, जो एटीट्यूड होते हैं, जो उनकी क्वालिटी होती, जो टेक्निकल जो स्किल्स होते हैं, एबिलिटी होती है, उसको और बेटर करने के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, जिससे उनके स्किल्स में और इम्प्रूवमेंट हो सके। डेवलपमेंट रेफर टू द प्रोसेस बाय विच द एम्प्लॉइज एक्वायर्स स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज फॉर हैंडलिंग हायर जॉब इन फ्यूचर। डेवलपमेंट मतलब कि जब उसका स्किल्स इम्प्रूव हो जाता है तो जितना उसका एक्सपीरियंस डेवलप होगा तो वो आगे के नेक्स्ट पोस्ट के लिए वो क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जा सकता है, उससे आगे के ऊपर के पोस्ट हायर जॉब के लिए उसको अपॉइंट किया जा सकता है इन फ्यूचर प्रमोशन के रूप में। इट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इन ऑल रेस्पेक्ट लाइक पर्सनालिटी, मैच्योरिटी एक्सेट्रा। और ये सब सारी चीज़ें इस बेसिस पर की जा सकती है। ये देखें, ये एक डायग्राम है, आप इसको अपने कॉपी पर बना लेंगे। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये आप किसको पढ़ रहे हैं, स्टाफिंग के प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। एस्टिमेटिंग सबसे पहला स्टेप होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सेकेंड जो होता है रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर होता है। थर्ड होता है सिलेक्शन का प्रोसीजर। फोर्थ होता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन और इंडक्शन। नेक्स्ट होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये आपका स्टाफिंग प्रोसेस का पूरा फिगर है। इसको आप इस डायग्राम को आप बना लेंगे। जब भी ऐसा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन करने के लिए तो आप ये डायग्राम जरूर बनाएंगे। ये काफ़ी इफेक्टिव है और इस पर आपको मार्क्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉयज करंट एंड और पास्ट परफॉर्मेंस एज अगेंस्ट सर्टेन प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। जो भी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड होता है उस जॉब के लिए, तो उसके जॉब पर आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, उसका परफॉर्मेंस, करंट परफॉर्मेंस और उसका पहला परफॉर्मेंस के साथ, और जो बाद में जो उसका परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए सेल्स मैनेजर वाज गिवन ए सेल्स टारगेट ऑफ 50,000 पेंसिल्स ड्यूरिंग द मंथ, देन हिज performance will be evaluated on this basis at the end of the month. Appraisal are used for variety of purposes relating to the training, promotion and compensation. अगर एक सेल्स मैनेजर को 50,000 पेंसिल्स एक मंथ में उसको सेल करने का अगर टारगेट दिया जाता है तो टारगेट का अप्रेजल वो उस मंथ के एंड में ही, लास्ट में ही उसको देखा जाएगा कि उसने कितना टारगेट कंप्लीट किया। ये उसका अप्रेजल होता है। वो डिपेंड करता है उसके ट्रेनिंग, उसके प्रमोशन के लिए और कंपनसेशन के लिए। नेक्स्ट है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग इंक्लूड्स प्रमोशंस, ट्रांसफर एंड डिमोशन ऑफ पर्सनल बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो जो भी ये प्रक्रिया जो ट्रेनिंग और अप्रेजल का होता है, इसका जो मेन रीजन होता है वो इसी के लिए किया जाता है कि जो अच्छा परफॉर्मेंस जिसका अच्छा रहेगा, जिसका अच्छा अप्रेजल रहेगा, उसी को आगे के हायर जॉब के लिए उसको प्रमोट किया जाता है, ऐसे पर्सनल को। प्रमोशन मीन्स मूविंग एन एम्प्लॉय टू ए हायर जॉब। प्रमोशन का मतलब ये होता है कि एक एम्प्लॉय को उसके
करंट पोस्ट से उससे ऊपर के पोस्ट पर, हायर पोस्ट पर उसको प्रमोट किया जाना, उसको जॉब प्रोवाइड करना, भेजना। प्रेस्टीज, हायर जॉब पोजीशन कैरिंग हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टीज, फैसिलिटीज एंड पे सिंस ही इज वर्किंग इफिशिएंटली and his appraisal report is excellent. Sometimes worker may not fit into his job in a particular department, then he is transferred to other department to improve his efficiency. और उसी के अपोजिट अगर किसी का अप्रेजल बढ़िया नहीं, किसी का जो इफिशियंसी है वो अगर कम है, वो अगर अपना टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाता है, नहीं वर्क कर पाता है, तो उसको उसी से रिलेटेड दूसरे डिपार्टमेंट में भी भेजा जा सकता है या उसको डिमोशन किया जा सकता है। नेक्स्ट, कंपनसेशन। कंपनसेशन refers to all forms of pay or reward given to the employee. In other words, compensation means fixing the remuneration payable to employee. कंपनसेशन का मतलब होता है जिसमें आपका सैलरी, आपने फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में जब आपने नेशनल इनकम पढ़ा होगा तो उसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पढ़ा होगा एक हेडिंग, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आप देखे होंगे कि क्या क्या चीज़ें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आती हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में सैलरी आता है, ईपीएफ आता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड आता है, ग्रेचुटी फंड आता है, आपके बोनस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय के कंपनसेशन के सेंस में लिए जाते हैं। तो रेमुनरेशन पेबल टू एम्प्लॉय, रेमुनरेशन मीन्स उसकी सैलरी फॉर देयर सर्विस रेंडर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनसेशन इंक्लूड्स डायरेक्ट फाइनल पेमेंट। देखिए इसमें दो तरह से किए जाते हैं कंपनसेशन। पहला होता है डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, इट मीन्स इट इंक्लूड्स सैलरी, वेजेज, इंसेंटिव और कमीशन। डायरेक्ट फाइनेंस पेमेंट कैन बी, तो इस डायरेक्ट फाइनल पेमेंट में आपको सैलरी या वेजेज या इंसेंटिव या कमीशंस जो भी चीज़ें हैं ये डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट में आते हैं। वहीं डायरेक्ट में दो तरह से आते हैं डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट में। फर्स्ट, आइदर टाइम बेस्ड, या तो उसको टाइम बेस्ड पे किया जाए। टाइम बेस्ड मतलब सैलरी टाइम बेस्ड पर मंथ आता है, वेजेज पर मंथ पर वीक हो सकता है, और पेड आइदर डेली, वीकली, मंथली और एनुअली बेसिस। ये जिस भी बेसिस पर आप इस कंपनसेशन को पेड करेंगे डायरेक्टली। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस बेस्ड, तो सैलरी एंड वेजेज आर पेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स और पीसेस ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय एन एम्प्लॉय। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड के बेस पर भी उनको वेजेज प्रोवाइड किया जाता है। तो परफॉर्मेंस के बेस पे कि अगर किसी एम्प्लॉय को ये वर्क दिया गया कि आपको ये वर्क करना है, आपको 8 घंटे का टाइम है, आप 8 घंटे में ये वर्क करिए, तो उस परफॉर्मेंस के बेस पे अगर वो कर देता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग जो रेम्युनरेशन प्रोवाइड करना है उसको डायरेक्ट पेमेंट किया। जैसे आपके वहाँ मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी करते हैं तो आपने काम लगा दिया, तो वो डेली बेस पर आप उसके परफॉर्मेंस के बेस पर उसको क्या करते हैं, डेली पेमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट पेमेंट। इनडायरेक्ट पेमेंट्स मीन्स इट इंक्लूड्स मेडिकल फैसिलिटीज़। ये इनडायरेक्ट पेमेंट पे आता है कि कई ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मेडिकल फैसिलिटी देते हैं कि अगर वो कभी बीमार पड़ जाता है तो उसको उस बीमार के कंडीशन में उसको वो कुछ मेडिकल फैसिलिटी के रूप में उसको कुछ अमाउंट प्रोवाइड करता है जिससे वो अपना इलाज करा सके। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस। जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर मतलब जो मालिक होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसको क्या प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसका इंश्योरेंस कराता है। नेक्स्ट है वैकेशंस, छुट्टियां का प्रोवाइड करना, ये इनडायरेक्ट पेमेंट है। रेंट फ्री होम, तो आप देखे होंगे कि कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए होम प्रोवाइड करते हैं, क्वार्टर प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो रेंट फ्री होता है, जिसमें वो रहते हैं। फ्री कार व्हीकल भी प्रोवाइड करते हैं उनके चलने के लिए, एक्सेट्रा। कंपनीज मस्ट कंसीडर वेरियस फैक्टर्स बिफोर फिक्सिंग द कंपनसेशन सच एज लीगल फैक्टर्स, लेबर लॉ, ट्रेड यूनियन, कंपनी पॉलिसी एंड इक्विटी। तो जो भी ये सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, जो कंपनियां होती हैं वो उससे पहले ये कंसीडर कर लेती हैं
उनके जॉब को फिक्स करने से पहले कि उनका कंपनसेशन को, उनका लीगल फैक्टर, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई केस तो नहीं है, उनका ट्रेड यूनियन से किसी प्रकार का रिलेशन या कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है, ये सारी चीज़ें वो चेक कर लेते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।